का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। इतनी रात के अंधेरे में चारों तरफ ठंड से कोहरा छाया हुआ था। वहीं गांव के अंदर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक विधवा औरत अपने 2 लड़के और 2 लड़की को सीने से लगाकर बैठी होती है ताकि उसके किसी बच्चे को ठंड ना लगे। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू क्यों हमें ऐसे दिन दिखा रहा है? सुधा के बच्चे ठंड से कांप रहे थे। तभी अचानक से उनकी कच्ची छत घर में ही गिर जाती है और सिल्ली का एक टुकड़ा उसके बेटे कलयुग के सर पर गिर जाता है। अरे ये क्या? कलयुग, कलयुग, उठ जा बेटा। भगवान, इसे तो खून निकल रहा है। सुधा अपने बेटे कलयुग को गोदी में उठा लेती है, जिसके बाद उसकी दोनों बेटियां और एक बेटा उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए। देखिए, पहले पर्ची बनवाइए, उसके बाद फीस भरिए, है ना? फिर मैं आपके बेटे का इलाज करना शुरू करूंगा। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास इसकी फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल खर्चों के बलबूते पर चलता है, ना कि लोगों के ऊपर दया करके। आया समझ में? डॉक्टर सुधा को उसके बच्चे के साथ हॉस्पिटल से निकाल देता है, जिसके बाद सुधा अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ती है और उसे अपने बेटे कलयुग के सर पर बांध देती है, जिसके बाद उसके बच्चे उससे खाना मांगने लगते हैं। माँ, भूख लगी है। माँ, 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। माँ देखो, वहाँ पकोड़े वाला है, हमें कुछ खिला दो ना माँ। अपने बच्चों की बातें सुनते ही सुधा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बच्चों, मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे हॉस्पिटल से हमें निकाल दिया था, वैसे ही ये दुकान वाला भी हमें भगा देगा। सुधा को कुछ समझ नहीं आता। उसकी गोदी में उसका बेटा कलयुग होता है और वो सड़क पर आती जाती गाड़ियों से भीख मांगना शुरू कर देती है। भाई साहब, जरा गाड़ी रोको, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ पैसे दे दो। अरे हट जाओ मेरी गाड़ी के सामने से। जब देखो भीख मांगने के लिए अपने बच्चों का झूठा बहाना लगाकर खड़े हो जाते हैं। तुम जैसी औरतों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, है ना? वो ऐसा कहकर अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और स्पीड से गाड़ी ले जाता है। बेचारी सुधा रोती रह जाती है। आखिर मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? हे भगवान, मैं क्या करूं? अपने भूखे बच्चों की भूख कैसे मिटाऊं? सुधा अपने बच्चों को लेकर कुछ दूरी पर चलती है, जहां उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो गरीब बेसहारा लोगों को ठंड में कंबल और खाना बांट रहे होते हैं। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते सुधा अचानक से बेहोश हो जाती है। माँ, उठो ना माँ, देखो, ऐसा मत करो माँ, उठो ना माँ। माँ बहुत भूखी थी, लगता है हमारा पेट भरने के चक्कर में माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बेहोश हो गई। तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं कुछ लोगों से मदद मांग कर आता हूँ। कुणाल उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों से मदद मांगता है, जिसके बाद वो सभी लोग मिलकर सुधा की मदद करते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। कुछ ही देर में सुधा को होश भी आ जाता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी ठंड में आपने हमारी मदद की। चिंता मत करो बहन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस ठंड में कई सारे गरीब लोग और गरीब परिवारों का यही हाल है। ये लो बहन, अपने बच्चों के लिए कंबल ले जाओ, कम से कम इस कंबल के सहारे कुछ तो ठंड से बचाव हो पाएगा। सुधा मेघा से कंबल ले लेती है और अपने चारों बच्चों को खाना खिलाकर उन्हें वहां से ले जाने लगती है। चलते चलते उसके सामने एक कूड़े की खदान आ जाती है, जहां बहुत बड़े बड़े पाइप रखे होते। अब हमारे पास रुकने की और कोई जगह नहीं है, आज हम यही रुकेंगे। सुधा उन पाइप के अंदर अपने बच्चों को सुला लेती है और उनके ऊपर कंबल डाल देती है, जिसके बाद सुधा पूरी रात ठंड में उनके पास ही सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो सुधा की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। माँ, उठो माँ, कुणाल भैया देखो मम्मी को क्या हो गया है। माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सुधा के चारों बच्चे पाइप से निकलने के बाद बाहर खड़े हो जाते हैं और लोगों से मदद मांगने लगते हैं। उनमें से एक आदमी उन बच्चों की मदद करता है और सुधा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जिसके बाद वो आदमी सुधा के इलाज का पैसा भी देता है। आखिर ये माँ को क्या हो गया है? माँ बार बार बेहोश क्यों हो जाती है? तुम्हारी माँ के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई है, जिस कारण से तुम्हारी माँ बेहोश है। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? कुछ ही देर में डॉक्टर आते हैं। पेशेंट को होश आ गया है, आप चाहो तो उनसे जाकर मिल लो। चलो बच्चों, अपनी माँ से मिल लो, ताकि तुम्हें भी थोड़ी अपनी माँ को देखकर तसल्ली मिल जाए। चारों के चारों बच्चे तुरंत अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद सुधा अपने चारों बच्चों को रोते हुए गले से लगा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
आज अगर आप न होते, मेरे बच्चों के सर से माँ का आंचल छिन जाता। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है माँ, लेकिन कुछ खाने को नहीं है माँ। सुधा हॉस्पिटल से मिले हुए खाने को अपने बच्चों को खिला देती है। ये सब देखकर सरगम को बहुत खुशी मिलती है और सरगम सुधा से कहता है, अरे आपके सभी बच्चे बहुत ज्यादा भूखे हैं। देखो मुझे नहीं लगता है कि आपको मेरी बात ठीक लगेगी या नहीं। दरअसल मैं अपने लिए एक नौकरानी ढूंढ रहा था। अगर तुम चाहो तो मेरे घर में भी काम कर सकती हो और अपने बच्चों को भी पाल सकती हो। जो मेरे लिए बनाओगी वही अपने बच्चों के लिए बनाकर भी उनकी भूख मिटा देना। आपने मेरे लिए इतना सोचा? आप किसी फरिश्ते से कम नहीं हो। सरगम सुधा और उसके चारों बच्चों को अपने साथ अपने घर में ले आता है, जिसके बाद सुधा सरगम और अपने चारों बच्चों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद वो सबसे पहले सरगम को परोस देती है। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। सुधा तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? उन्हें भूख नहीं लगी? और तुम भी यहाँ बैठकर खाना खाओ। आप खाना खा लीजिए। जो खाना बच जाएगा मैं अपने बच्चों को खिला दूंगी, और मेरी भूख की चिंता मत कीजिए। मेरे बच्चे पेट भर खाना खा लेंगे तो मेरी भूख मिट जाएगी। हे भगवान, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? अपने बच्चों को बुलाओ और तुम भी यहाँ बैठो। हम सभी लोग एक साथ खाना खाएंगे। ये सुनकर सुधा बहुत खुश होती है, जिसके बाद सुधा अपने चारों बच्चों को बुला लेती है और खुद भी अपने बच्चों और सरगम के साथ बैठकर खाना खाती है। उस दिन सुधा पेट भरकर खाना खाती है और उसके बच्चे भी। देखते ही देखते रात होने लगती है, जिसके बाद सुधा कुछ कपड़े ले जाकर रसोई में बिछा लेती है। बच्चों चलो आओ, मैं तुम सभी को लोरी सुनाकर सुला देती हूँ। सुधा अपने चारों बच्चों को रसोई में लोरी सुनाने लगती है। जैसे ही सरगम उन्हें रसोई में सोते हुए देखता है, वो सुधा से कहता है, तुम इस घर में काम करती हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रसोई में जाकर सो जाओगी। देखो, इस घर में 2 कमरे हैं, एक में मैं सो सकता हूँ तो दूसरे में तुम अपने बच्चों के साथ सो सकती हो। सरगम चारों बच्चों को कमरे में ले जाता है और वहां सुला देता है, जिसके बाद सुधा सरगम से कहती है, आपका ये एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगी। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो सुधा। मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गई हो। मैं तुम्हारी कक्षा में पढ़ता था। मैं तुम्हें मन ही मन बहुत पसंद किया करता था, और जब तुम मुझे इस हालत में मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुम्हें आज भी उतना ही पसंद करता हूँ। क्या तुम अपनी आगे की जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहोगी? लेकिन मैं एक विधवा हूँ। समाज हमारे रिश्ते को स्वीकारेगा नहीं। मेरे होते हुए हमारे रिश्ते पर आज भी नहीं आएगी। सरगम सुधा के साथ विवाह रचा लेता है। उस दिन के बाद से सुधा और उसके चारों बच्चों की जिंदगी एक नए मोड़ से शुरू होती है और सुधा अपने चारों बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।